बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूशी पढ़ लें। अच्छा जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने एमसीक्यूज़ वाला, क्वेश्चन नंबर 2 जफरी वाला ईओक्यू वाला सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैजेंटा इंडस्ट्रीज़ वाला सवाल किया। ठीक है, क्या ख्याल है ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये टारगेट कॉस्टिंग जैसा है या डिसीजन मेकिंग जैसा है या रला मिला ही है? क्या लगता है? रला मिला ही है। चलो ठीक है। क्या लगता था अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते तो 10 में से कितने नंबर मैजेंटा में से निकाल सकते थे? क्या लगता है? हाँ, 5 नंबर निकाल सकते थे। अगर आप 5 नंबर भी निकाल लेते तो बच्चों बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखें, अच्छा अब मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि अगर ये सवाल में ये जो सवाल में आप इस तरह मेरे साथ से चलते रहे ना तो कुछ आइडिया बनता रहा। एग्ज़ाम में तो ये नहीं आइडिया आना आपको, आपको पता नहीं चलना कहाँ से कहाँ क्या करूँ, ठीक है? उसमें मैं फिर तरीका बताता हूँ आपको। ये देखो, क्वेश्चन पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपको ये पता चल सकता था कि रॉ मटीरियल कॉस्ट पर केजी मटेरियल एक्स कैलकुलेट करना है, ये पता चल सकता था। अच्छा, अगर ये पता चल सकता था तो इसका मतलब मैं ये तो लिख सकता था, ये लिख सकता था। अच्छा, अब मुझे टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट दो तरह से आती है, एक खुद बनाकर आती है और एक फॉर्मूले से आती है। खुद बनाकर कैसे आती है? देखिए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसी है। नंबर ऑफ यूनिट, ये फॉर्मूला लिख सकते थे। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट, ये लिख सकते थे। अच्छा, अब नंबर ऑफ यूनिट कितने थे? ये नंबर ऑफ यूनिट मैंने अभी आपके सामने फाइंड किए। देखो, क्या ये 2 मिलियन तक पहुंच सकते थे? क्या 2 मिलियन को 0.97 से डिवाइड करने के बाद यहां से ये वाला आंसर आ सकता था? समझ लग गया? आगे कॉस्ट पर यूनिट नहीं आ रही, गोली मारे। कॉस्ट पर यूनिट समझ नहीं आ रही तो उसको गोली मारे। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा, उसके बाद हाँ, ये वाला शायद आप ये वाले इस पॉइंट पर ना पहुंच पाते। 40 मिलियन तो लिख पाते कंट्रीब्यूशन में, लेकिन ये सैक्रिफाइस वाला ये शायद यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो कम से कम ये तो लिख पाते ना, ये 40 मिलियन तो लिख पाते। चलो ये लिख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लेबर आवर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये लेबर आवर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अच्छा, यहाँ से हो सकता है मुझे ये डायरेक्ट 0.95 शायद ये ना लिखते, आप यहाँ से ये ना लिखते शायद, ठीक है। लेकिन ये 400 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 200 तो कर पाते, इसको इससे डिवाइड तो कर पाते, ठीक है। और ये अवेलेबल लेबर आवर 440 ये तो लिख पाते। यहाँ से बेशक ये 66,000 वाला ओवर टाइम ना आता, मान लो आपका 40,000 आता, पर ये कुछ तो कर सकते थे आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ से बेसिक वेज रेट में 1,00,000 माइनस 66,000 हो सकता है शायद ये वाली बात ना हो, लेकिन ये गलत वाला ओवर टाइम, लेकिन ये रेट तो सही हो सकता था। यहाँ से ये 200 तो सही हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आप अब जो आता है कर दो, आराम से 50 55 60 तक तो गिर ही जाओगे। क्लियर? और जब इंसान सवाल में कूदता है ना, सवाल में कूदता है तो आइडियाज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सवाल को बाहर से देखते रहोगे ना, आइडियाज नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलना, आप डरते रहोगे। लेकिन जैसे सवाल में छलांग लगा दोगे और करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आइडियाज आ जाएंगे। आपको दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप दिमाग फोकस्ड है। वो खुद अच्छा, यार मैं ऐसे भी हो सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? बस समझ आ रही है? जब मैंने खुद एक सोल्यूशन बनाना होता है, जैसे मैंने एक खुद सोल्यूशन बनाना होता है, तो उस सोल्यूशन को बनाने के लिए मेरे दिमाग में 3 आइडियाज चल रहे होते हैं। या इसको ऐसे कर लूँ, इसको फिर इसको ऐसे ना कर लूँ, इसको फिर ऐसे ऐसे ना चला लूँ, बच्चों को ऐसे समझ आ जाए। तो सम टाइम तो मुझे आधे रास्ते में पूरा सवाल को, स्ट्रक्चर को बदलना पड़ता है कि यार ये वाला इतना अच्छा डिज़ाइन, ये एक और डिज़ाइन माइंड में है, उस डिज़ाइन से सॉल्व करते हैं, ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। डन जी? क्लियर? जब आप सवाल करने बैठोगे, आइडियाज इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है जी? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल अमाउंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओह, क्या ख्याल है? कितने नंबर का सवाल है? 10 नंबर का। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा कि 10 नंबर में से कितने नंबर यहाँ से आप फाइंड कर सकते थे, निकाल सकते थे। डन जी? चलें जी। फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट वाइज मल्टीपल प्रोडक्ट आगे, क्या ख्याल है? फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट वाइज ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ रेसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। हमारे पास प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। सेल, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। यहाँ तक मसला ओके।
सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या गिवन कर दिया जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹50 फॉर प्रोडक्ट ए और ₹40 फॉर प्रोडक्ट बी, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है। और उसके बाद ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 लेबर आवर वाइल ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर 4 लेबर आवर। यहाँ तो क्लियर हो गया। RIL is preparing its budget for the year ended 28 Feb 27. The following projection have been made. अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं जी? बजट बना रहे हैं 28 Feb 27 का। The selling price of product B will increase by 15%. Selling price of product B increased by 15%. However, due to this price increase, B महंगा हो गया तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा? डिमांड कम हो गई, तो सेल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बी एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5%, यानी कि 15% से प्राइस बढ़ाई है तो डिमांड जो है वो 5% से कम हो गई है। बात समझ लगती है जी? ड्यू टू मार्केट कंपटीशन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी इंक्रीज बाय 2%। जी, बी कितना महंगा हुआ? 15%। और ए कितना महंगा हुआ? 2%। However, the labor hours saved at the result of reduced production of product B, ये जो प्रोडक्ट बी 5% कम होगा, यहाँ से कुछ लेबर आवर बच जाएंगे। वो कह रहा है वो जो लेबर आवर बच जाएंगे, लेबर आवर सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बी विल बी फुली यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। यानी कि बी के जो सेव आवर्स होंगे, यानी कि बी कम बनाया, वहाँ से आवर सेव होंगे, वो जो आवर सेव होंगे वो कहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं? ए की प्रोडक्शन में करने वाले। जी, मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात समझ आ रही है ना? यहीं पर ही हैं? ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज। जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना इंक्रीज हो गया जी? 2% फॉर प्रोडक्ट ए एंड 5% ऑफ प्रोडक्ट बी। लेबर वेजेस विल इंक्रीज बाय 5%। भाई मटेरियल महंगा हो गया और वेजेस भी महंगी होगी। वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 10%। ये दोनों के दोनों 10% हमारी इंक्रीज करेंगे। RIL doesn't maintain opening closing inventory based on compute the break even sale amount and the margin of safety। ठीक, क्या करना जी? ब्रेक इवन सेल अमाउंट कैलकुलेट करना है और हमने क्या करना है जी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। जानता कोई मसला? चले, चलो अर्जुन। अच्छा, ब्रेक इवन सेल अमाउंट कैलकुलेट करनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर लेनी है। रेसेट लिमिटेड, फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का जी, ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू ऐसे संभाल लेंगे इसको। सेल्स रेशियो। और सेकंड हमारे पास वर्किंग क्या होगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में फॉर्मूला क्या होगा इसका? बाई स्ट्रीट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाई स्ट्रीट सेल इनटू 100। यानी तो कोई मसला? सबसे पहले आसान इसमें से क्या होता है? फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 बना लेते हैं इसके लिए, वर्किंग नंबर 2 बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। वर्किंग नंबर 1 पर आ जाए। टोटल
फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट बच्चों हमारे पास है 32,000 ए की और बी की कितनी है 36,000, तो दोनों को ऐड कर देंगे और यहाँ से 10% क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है जी, क्या ख्याल है? तो रुपीस इन थाउजेंड है जी, रुपीस इन थाउजेंड है जी, तो 32 मिलियन प्लस 36 मिलियन, सो 32 मिलियन प्लस 36 मिलियन और उसको चुपचाप 10% इंक्रीज कर दें 1.10 और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 74.8 मिलियन। यहाँ तक कोई मसला? और ये 10% वाली बात हमने पॉइंट नंबर 3 से देखी। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं, चलो ये इसको जल्दी से हमने यहाँ पे लिख लिया 74.8 मिलियन। यहाँ तक कोई मसला? अब वर्किंग नंबर 2 पर आ जाए, सी एस रेशियो को लिखकर, सी एस रेशियो को लिखते हैं। सी एस रेशियो में क्या चाहिए मुझे, कंट्रीब्यूशन चाहिए और सेल चाहिए, मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं सेल। सेल चाहिए, सेल कैसे आएगी जी, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या ख्याल है? सेल कैसे आएगी, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तब मेरे पास सेल आ जाएगी। लेकिन ये मुझे जो सेल चाहिए, ये मुझे सेल चाहिए, ए की और बी की नहीं चाहिए, दोनों की चाहिए। तो मुझे सेल किस किस की चाहिए, प्रोडक्ट ए की भी सेल चाहिए और प्रोडक्ट बी की भी सेल चाहिए, दोनों की सेल चाहिए। अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड देखना पड़ेगा, यूनिट सोल्ड हमारे पास कितने आते हैं। क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास? जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है हमारे पास, देखिएगा जरा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमने पढ़ी थी, कितनी थी? सेलिंग प्राइस ऑफ बी कितने, ओ किधर गया किधर गया, सेलिंग प्राइस कितना जी 50 फॉर ए है और 40 फॉर बी है, और ये इंक्रीज भी हुई थी, बी इंक्रीज हुई थी 15% और ए इंक्रीज हुआ था 2%, 2 और 15% इंक्रीज करना है, तो जो आसान पहले वो तो करते हैं। ये सेलिंग प्राइस कितनी थी ए की 50 और वो कितना इंक्रीज हुआ था 1.02, और ये वाला कितना हुआ था 40 और ये कितना इंक्रीज हुआ 1.15, ये 15% का इंक्रीज इसमें आ गया था। बल्कि इंक्रीज को ज़रा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए, 1.02 और ये 1.15। ठीक है, और ये किस पॉइंट से पढ़ा था हमने, पॉइंट नंबर, ये 2% वाला 5% वाली बात, 1 और 2, 15 नंबर 1 था, ये हमने 1 से देखा और ये हमने 2 पॉइंट से देखा। यहाँ तक कोई मसला? अब यूनिट सोल्ड कितने, अब कितने यूनिट्स हमें बेचे हैं, अब ये हमारे पास गिवन नहीं है, यहाँ पर है, क्या यूनिट सोल्ड हमारे पास है यहाँ पे गिवन, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सेल की टोटल अमाउंट मेरे पास गिवन है और सेलिंग प्राइस भी मेरे पास गिवन है, तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ सकते हैं, यस और नो, जानता कोई मसला, क्लियर? अच्छा जी, वर्किंग कहाँ करूँ इसकी, अब साथ कर लें ज़रा। वर्किंग 2 है, वर्किंग 2.1 पे चलता है। अच्छा, नीचे सारी इन्हें ना कंट्रीब्यूशन बनानी है, इसलिए मैं नीचे वर्किंग नहीं कर रहा इसकी, मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर?
तो ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, इसकी वर्किंग ज़रा मैं साइड पे कर रहा हूँ, आउट ऑफ द वे जाके कर रहा हूँ, ताकि वो नीचे वाला कंट्रीब्यूशन वाला इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, ठीक है। वर्किंग 2.1 की एक्सटेंशन 2 की एक्सटेंशन चल रही है, और क्या फाइंड करने हैं, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड। इसमें एक मसला यूनिट सोल्ड फाइंड करने का मसला नहीं है, इसमें मसला ये है बी कम बनेगा, बी के लेबर आवर सेव होंगे, वहाँ से दोबारा ए बनेगा, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ए जो है वो एडिशनल भी बनने वाला है बी को सेक्रीफाइस करके, क्लियर। तो ए वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, बी वाला आसान है, बी वाले की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट ए वाले पर आ जाए, प्रोडक्ट ए 2026 में यूनिट सोल्ड कितने थे, यूनिट सोल्ड इन 2026, जब मैं 2026 में हूँ तो मैंने कितने यूनिट्स बेचे होंगे ए के, तो फॉर्मूला आसान है, टोटल सेल डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या ख्याल है, टोटल सेल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। टोटल सेल हमारे पास ये बने दे रहा है, देखिए कितनी है, 200 मिलियन है, 200 मिलियन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है इसकी, 50। इसका मतलब आंसर कितना आया, 4 मिलियन। इसका मतलब 2026 में 4 मिलियन हम ए की यूनिट्स बेच रहे थे, डन। अब क्योंकि बी से लेबर सेव होगी और बी को ए में यूटिलाइज करेंगे, तो यहाँ से ए के एडिशनल यूनिट बनेंगे, यहाँ से ए के एडिशनल प्लस एडिशनल यूनिट ऑफ एडिशनल यूनिट एडिशनल यूनिट्स बनेंगे ए के, क्यों बनेंगे, ड्यू टू लेबर आवर सेव फ्रॉम बी, ये सारी इंग्लिश लिख दूं, किस समय लिखती है, ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम बी, क्लियर। अब ये देखना है कि बी से कितने लेबर आवर बचेंगे और उन लेबर आवर से मैं एडिशनल कितने ए बना पाऊंगा, ये बात समझ लगी मेरी। चलिए इधर आ जाए जरा, प्रोडक्ट बी पर अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, प्रोडक्ट बी पर आ जाए, प्रोडक्ट बी जी, सेलिंग प्राइस टोटल सेल कितनी है प्रोडक्ट बी की, देख रहे हैं जरा, कितना जी, ये वाला 240 मिलियन, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 40 थी, ठीक है। तो 240 को 40 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 6 मिलियन, ऐसी है। और ये 5% कम बनेगा, ये 5% कम बनेगा, तो ये 0.95 रह जाएगा, ये 5% कम बनेगा। ये बात हमने कहाँ पढ़ी थी, पॉइंट नंबर कहाँ पढ़ी थी ये, सेल वॉल्यूम प्रोडक्ट बी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5%, 5% कम बनेंगे सेल वॉल्यूम बी। तो पॉइंट नंबर वन में 2026 में ये था, पर 27 में तो ये नहीं होगा, तो 2027 में क्या होगा, यूनिट सोल्ड 2027, ये 26 और 27 लिखेंगे आप एग्जाम में, नहीं लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है, चुपचाप कैलकुलेशन करके आना। ये तो मुझे समझाना होता है कि यहाँ थे, अब ये बदलाव आया, ये चेंज आया, और अब यहाँ तक पहुँच गए, मेरी तो मजबूरी है, मुझे इस तरह करना पड़ता है जी। 2027 में कितने यूनिट्स बने बच्चों बी के, 5.7 मिलियन, 5.7 मिलियन बच्चों, आंसर आ गया 5.7 मिलियन। ये यूनिट्स ये हमने बी के बनाए, ये 5.7 मिलियन में कोई मसला है तो मुझे बताएं, पक्की बात। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पहले मैं 6 मिलियन बना रहा था और अब मैं 5.7 मिलियन पर आ गया हूँ। इसका मतलब कितने कम यूनिट बना रहा हूँ, 0.3 मिलियन, यस सर नो, 0.3 मिलियन कम बना रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे 6 मिलियन बी के बना रहे थे और अब
5.7 मिलियन बना रहा हूं। आंसर किस में आया? यूनिट्स में आया। आंसर किस में आया? यूनिट्स में आया। मुझे तो किस में चाहिए? मुझे तो यहां से यूनिट्स चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, अब यहां से लेबर आवर सेव्ड हुए हैं, उन लेबर आवर सेव्ड हुए को कन्वर्ट किया है मैंने ए के यूनिट्स में। तो हमने देखना है कि 0.3 मिलियन के लिए कितने लेबर आवर सेव्ड हुए होंगे। यहां पे लिखा हुआ है ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड, ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम बी। तो मुझे इन यूनिट्स को लेबर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऐसा कन्वर्जन रेट चाहिए होगा जो क्या हो, आवर पर यूनिट हो, आवर पर यूनिट हो। तो देखिए आवर पर यूनिट है हमारे पास सवाल में कहीं पर जी। ईच यूनिट ऑफ लेबर रिक्वायर 4 लेबर आवर, तो ये है 4 आवर पर यूनिट, यही रेट मुझे चाहिए था बी के लिए। क्लियर? बात समझ नहीं आ रही? एक यूनिट बी का कितनी देर में बनता है? 4 घंटे में बनता है, ऐसी है। तो मुझे ये देखना है कि बी के जो लेबर आवर सेव्ड हुए वो कितने हुए हैं। तो हमने कहा एडिशनल यूनिट ए ड्यू टू लेबर आवर सेव्ड फ्रॉम बी, तो हाउ मच लेबर आवर सेव फ्रॉम बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 आवर पर यूनिट से, 4 आवर पर यूनिट से, ये मेरे पास यूनिट्स हैं। तो यहाँ से यूनिट यूनिट से कैंसिल हो गया होगा, यहाँ से मेरे पास आवर बन गए होंगे, यहाँ से मेरे पास आवर बच गए होंगे। बात समझ आ गई? ये आ गए हमारे पास आवर्स जो कि हमने बी से सेव किए। अब इन आवर्स को कन्वर्ट करेंगे कि हाँ, कि हमारे पास ए की यूनिट्स कितने बनते हैं। तो ए का यूनिट कितनी देर में बनता है? अभी हमने पीछे पढ़ा 3 आवर पर यूनिट पर, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 आवर पर, सॉरी 3 आवर पर यूनिट पर। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा प्लीज प्लीज, ये देखिएगा, ये देखिएगा, शुरू में ये हुआ, ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल होकर ऊपर आंसर आवर्स में आया, फिर ये वाला आवर्स इस आवर से कैंसिल होकर आंसर सारा यूनिट्स में निकल गया। मेरा आंसर कितना आया? हाँ, ये सारा डब्बा कितना आया? ये सारा डब्बा कितना आया? ये 0.4 आया। ओके, ये आया 0.4 मिलियन। तो टोटल करेंगे तो 4.4 मिलियन ये यूनिट्स हम बनाएंगे। क्लियर? तो ये वाली मेरे ख्याल से थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे आप गलती कर सकते थे तो कोई मसला नहीं, जो जो लिख सकते थे वो तो लिखते हैं ना। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला? तो ये यूनिट सोल्ड मेरे पास आ गए 4.4 मिलियन और 5.7 मिलियन। यहाँ तक कोई परेशानी? वापस चलें दोबारा। अब चलो आ जाओ, इसको लिखें यहाँ पर। अच्छा जी, तो यूनिट सोल्ड के लिए वर्किंग कौन सी बनाई थी हमने? वर्किंग 2.1। तो इसको लेकर आए वर्किंग 2.1 से देखकर, और ए के यूनिट्स होल्ड कितने थे? 4.4 मिलियन, और बी के कितने थे? 5.7, बस 5.7 मिलियन। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास सेल आ जाएगी। दूसरे का 262.2 मिलियन, 224.4 मिलियन, दोनों को ऐड कर दें। $486.6 मिलियन, ये हमारे पास सेल आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसके अंदर मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। सेल है तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बच्चों प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। मटेरियल कॉस्ट उसने हमें गिवन की थी, अगर आपको याद हो तो 60 मिलियन ए के लिए और 84 मिलियन बी के लिए। और इसके बाद उसने हमें कुछ कहानी भी सुनाई थी, मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज बाय 2% और 5% है बी के लिए। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ रही है?
याद रखिएगा, ये एक बात पक्का बिठा ले, ये मेरे ख्याल में CVP के सवालों में मैंने ये किया है और एक दो सवालों में और भी करवाया है। जब भी प्रोजेक्शन आ जाए, ये बात ध्यान रखनी है कि पुराने वाले यूनिट्स के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, हमें उसको नए वाले यूनिट्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो रॉ मटेरियल है बच्चों, ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ किधर गया, ये जो 60,000 रॉ मटेरियल है, ये कितने केजीज के लिए, हमें ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो हम न्यू केजी जो हम बना रहे हैं वो कितने, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा जी, यहां पर आ जाए, रॉ मटेरियल पर आ जाए। वो जो रॉ मटेरियल हमने लगाया, ये वाला किधर गया, 60 और 84 का, ये जो 60 और 84 वाला है, पहले 60 की बात करें, 60 वाला लगा होगा 4 मिलियन पर और 84 वाला लगा होगा 6 मिलियन पर। ये तो 2026 के लिए ना, पर जब मैं 27 के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो क्या करूंगा, 4.4 के लिए और 5.7 के लिए कैलकुलेशन करूंगा। मेरे बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 60 मिलियन, ये मेरे पास कॉस्ट है। डन जी, ये जो कॉस्ट है, चलें आपके आसानी के लिए करता हूँ, चलें ऐसे शायद आपको और समय लग जाएगी। ये चल रहा है सारा कुछ 2027 के लिए, और ये जो ब्लैक वाला लिखा है 2026 के लिए लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो है 2026 में 60 मिलियन, और यूनिट्स कितने थे इसके, 4 मिलियन। और ये 4 मिलियन हम कहां से देख कर आए हैं, वर्किंग 2.1 से, ये 4 मिलियन 1 से है, ये 2026 है, पर मुझे जाना है 2027 में। तो जब मैं 2027 में जाऊंगा तो 2027 में यूनिट तो 4 मिलियन थे ही नहीं, एडिशनल यूनिट भी बने हैं, वो बनेंगे 4.4 मिलियन। और इसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, एक ही कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 2% थी तो 1.02। पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर 3 में देखा कि 2% रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये आंसर जो अब आएगा, ये आएगा 2027 के लिए। शायद इस तरह से समझ आ जाएगी आपको। क्या आंसर आया, 67.32 मिलियन। ये माइनस कर दूंगा, यहां तक बच्चों देख लें कोई मसला, बस ठीक है। इसको कॉपी कर लें और प्रोडक्ट बी को भी हम सेम इसी पैटर्न में लिखते हैं जी। जल्दी से अब जल्दी कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट कितनी है, 84 मिलियन, 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5.7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.05, आंसर इज 83.79 मिलियन। यहां तक देख लें बच्चों, कोई परेशानी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी आज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर। माइनस करते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आ जाएं और जाके देखें ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी। सेम पैटर्न ये यूज करूंगा, सेम पैटर्न 36 मिलियन प्रोडक्ट ए, 36 मिलियन ऐसी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितने पर था, 4 मिलियन पर अब के लिए हम कितने जा रहे हैं, 4.4 मिलियन। 4.4 मिलियन। कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ लेबर कॉस्ट में, यस, वेजेस में इंक्रीज आया था। पॉइंट नंबर 3 में लेबर वेजेस इंक्रीज बाय 5%, ये 5% से लेबर की वेजेस इंक्रीज कर गई थी हमारी। 1.05, so the answer is 41.58 million. Product A. For the product B, how much the direct labor cost? 50.47. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये है 50.4 मिलियन ना, 50.4 मिलियन आपने डायरेक्ट आंसर बताया, ओके 50.4 मिलियन। अब ये था 6 मिलियन के ऊपर
मल्टीप्लाई बाय 5.7 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.05. आंसर इज 50.274 मिलियन. माइनस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा. मटेरियल लेबर हो गया. नाउ द लास्ट वन इज द वेरिएबल ओवरहेड. क्लियर? माइनस कर दूंगा वेरिएबल ओवरहेड. सेम ये भी इसी पैटर्न पे जाएगा. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट सवाल में देखे आए कितनी? 24 मिलियन. सेम पैटर्न चलेगा. डिवाइडेड बाय 4 मिलियन. नीचे वाली बताएं क्या? 33.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 मिलियन. ठीक है. और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.4 मिलियन से, क्योंकि मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ. ठीक है. 5.7 मिलियन. इसमें कोई इंक्रीज आया? 10% का इंक्रीज आया. और ये 1.10 हो जाएगा. दोनों के आंसर बता दो. 29.04, 29.04 जी. 35.112. आंसर बताएं कंट्रीब्यूशन का क्या आया? जी. आंसर कितना है बच्चों? 179.684. यहां तक देखें बच्चों का मसला. 179.684 है. एक बार चेक कर लीजिएगा जरा. टोटल चेक कैलकुलेट कर लें. टोटल एक मरतबा अगर सही तो फिर हम आगे चलते हैं. सही है. ठीक है. चलें ठीक है. आगे चलते हैं. 179.684 ये हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अच्छा जी. अब मुझे ये बताएं. अच्छा जी. यहाँ पर हमारे पास कितनी प्रोडक्ट है बच्चों? 2 प्रोडक्ट है. यहाँ पे हमें CS रेशियो लेना चाहिए, वेटेड एवरेज CS रेशियो लेना चाहिए? वेटेड एवरेज CS रेशियो. अगर हम वेटेड एवरेज CS रेशियो लें तो वेटेड एवरेज CS रेशियो हमारे पास क्या आएगी जी? अगर हम वेटेड एवरेज CS रेशियो लें, क्योंकि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट है? 2 प्रोडक्ट है. 2 प्रोडक्ट है ना. और हमने क्या किया? यहाँ से CS रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं. ये दोनों का CS रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? दोनों का. तो ये दोनों का हमारे पास CS रेशियो आ गया. ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. ठीक है. और हमारे पास टोटल सेल कितनी आ रही है? 486.6. अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, क्या मेरे पास एवरेज बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा मेरे पास. चेक करते हैं ज़रा. चेक करते हैं. इसको प्रूव भी करते हैं. भी चेक करते हैं ज़रा. भी कंट्रीब्यूशन कितना मेरे पास टोटल? 179.684. 179.684. और सेल कितनी है? ये कंट्रीब्यूशन टू सेल लिख रहा हूँ. सेल कितनी मेरे पास? 486.6.
486.6, दोनों को डिवाइड करके आंसर बताएं जरा। जीरो पॉइंट सिक्स, अच्छा 369, 0 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है 369, ये आ गया। ओके, बस 3 डेसिमल प्लेस तक रुको दो, ये 9 पे जाएगा या 10 पे जाएगा? ये 9 पर ही है, बस ठीक है 9 पर रुक दो, खैर है कोई मसला नहीं है। और अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, वेटेड एवरेज सी एस रेशियो, तो वेटेड एवरेज सी एस रेशियो क्या बनेगा जी? सी एस रेशियो, इसका एवरेज लेना, ये एक्स हो जाएगा और साथ सेल रेवेन्यू आ जाएगा, यस और नो? अच्छा, हमारे पास ए और बी, क्या ए का और बी का, क्या ए का और बी का अलग से, देखें ये सी एस रेशियो लिख लिया, यहाँ पे ए लिखता था, यहाँ पे बी लिखता था जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती थी, यस और नो? तो ए का सी एस रेशियो, ए का सेल रेवेन्यू, बी का सी एस रेशियो और बोले यार बी का सेल रेवेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पर है, जब मैं ए का सी एस रेशियो, ए का सी एस कैलकुलेट करूंगा, जब मैं ए का सी एस कैलकुलेट करूंगा, ए का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा, तो ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन, ये टोटल कंट्रीब्यूशन है ए प्लस बी का, क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? या तो यहां से अलग कर लो इनको, सेल ऑफ ए, मटेरियल ए, लेबर ए और लेबर ए, यहां से फिर हो सकता है ए का अलग से कंट्रीब्यूशन निकल है। बात समझ आ रही है? तो आपको फिर 2 बार ये सारा 2 कंट्रीब्यूशन बनाने पड़ने थे, एक ए का और एक बी का, एक ए का और एक बी का। फिर यहां से आप ए का सी एस रेशियो आ सकता था, यानी कि जब अलग अलग करते तो सेल रेवेन्यू कितना मेरे पास, सेल रेवेन्यू एक कितना है 224.4, तो यहाँ पे लिखता 224.4, 224.4, और बी का क्या लिखता, बी का क्या लिखता 262.2, 262.2। ये बात समझ लगती मेरी? जब मैं ए का कंट्रीब्यूशन, ए का कंट्रीब्यूशन निकालें जरा, यहां से, यहीं से जबानी जबानी निकाल लें, 224 माइनस दिस वन माइनस दिस वन माइनस दिस वन, इस तरह फिर बी का भी निकाल के देना मुझे, 86.46, 86.46। अब इस तरह हिम्मत करें शाबाश जरा, बी के लिए भी कैलकुलेट कर दिया मुझे कंट्रीब्यूशन, $93.024। चलो ये हमारे पास आ गया, डन जी, क्लियर। अब इसका वेटेड एवरेज ले लें, अब इसका जरा वेटेड एवरेज लें जरा, ये एक्स आ गया और ये डब्ल्यू आ गया, तो वेटेड मीन हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी, समेशन डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं। बात डायरेक्ट आंसर बता दो मुझे, ना कर यार, ये 0.369 नहीं आ रहा, ये आना चाहिए, इसके करीब करीब आंसर आना चाहिए। चलो ये एग्जैक्ट नहीं भी आता, चलो अगर हम सिंपल सॉल्व करें, बच्चा क्या करना है, डब्ल्यू एक्स, पहले डब्ल्यू और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम बन जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाला कॉलम बन जाएगा ना, उसका टोटल कितना आ रहा है, उसका टोटल कितना आ रहा है, ये डब्ल्यू और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करा, उनको सम किया, क्या आंसर आया 43792 43729, आगे, अच्छा 43791 56 कर लो, 56 है, 52 कर लो, ये 52 आ गया। अच्छा जी, क्योंकि हमें वेटेड एवरेज लेना था सी एस का, वेटेड एवरेज किसका लेना था, सी एस का,
ठीक है, तो 43791.52 करें डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू करें, समीशन डब्ल्यू तो 486.6 बनता है ना, 486.6 बनता है, इससे आंसर डिफरेंट आता है। क्या आंसर आता है? फोर थ्री सेवन नाइन ये वाला आंसर नहीं आ रहा। आंसर क्या आ रहा हमारे पास? वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 89.9। नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा। किसको? नहीं, तो मैंने कहा था मुझे कंट्रीब्यूशन ओ, ठीक है ठीक है ठीक, करो ज़रा। ये 86 पॉइंट ये वो है, ठीक है। सेल कितनी हमारे पास इसकी? 224, ठहर ज़रा, 224.4 और ये हो जाएगा 262.2। अब सारा सॉल्व करो, आंसर इसके करीब करीब जाइए, आना चाहिए। बस बस यही चाहिए था, 0.369, बस ये प्रूव करवाना था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब हमने बच्चों, जब मैंने सेल को सारी कॉस्ट को ए और बी को कंबाइन लेकर चला हूं, तो यहां से जो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करूंगा ये डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये एक और मेथड है डायरेक्ट एवरेज करने का। हाँ, हमेशा इस तरह कर सकते हो। मैंने इसलिए जानबूझकर आपको यहाँ पे ये प्रूव करवाया क्योंकि हम क्लास में इस तरह से करते हैं, इस वाले तरीके से नहीं करवाया, ये इस वाले तरीके से मैंने इस बार करवाया। वरना आपको ए को अलग कंट्रीब्यूशन सीएस के साथ चलना था, बी को अलग चलना था, फिर आपको इस तरह वाली ये कैलकुलेशन करनी पड़नी थी, फिर वहां से 0.369 आंसर आना था। क्लियर? अब जल्दी से ना ये मुझे जरा साफ सुथरा सा करवा दो, ये वाला और हमारे पास आ जाएगा सी एस, ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, और सेल रेवेन्यू ये हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू, जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं। डन जी? अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन आ गया इस तरह, ए का कंट्रीब्यूशन आएगा 86.46 डिवाइडेड बाय 224.4, ऐसी है। और जब ये दोबारा पलट के देखो, जब ये दोबारा पलट ये ना, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 224.4, तो ये तो दोनों वैसे कैंसिल हो जाएंगे, तो 86.46 ये आंसर बचेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, और बी के लिए क्या था? 93.024 डिवाइडेड बाय 262.2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 262.2। ठीक है, और उसके बाद हम करते थे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, क्योंकि हम तो डायरेक्ट करते हैं, तो डब्ल्यू एक्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जो भी आंसर आता है यहाँ से आपको पता, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट जब सारा कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, आंसर कितना आएगा? 0.369। क्लियर हो गया? ये हमारे पास आ जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसलिए मैंने मेथड चेंज किया। अगर तीनों को चला सकते हो, एवरेज इकट्ठा आ जाएगा। वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट समीशन डब्ल्यू एक्स ओवर समीशन डब्ल्यू करेंगे तो आंसर 0.369। ठीक है,
इस वजह से मैंने इससे भी करवाया ताकि कंफर्म हो जाए कि आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इससे हमारा बहुत वक्त बच गया। क्लियर है? चलें जी आगे चलते हैं, इसको उड़ा दें फिर। ठीक है, सवाल खत्म। ये क्या लिखा था मैंने? ठीक है, यहाँ पर आए, सी एस कितना है? 0.369 बनाया नहीं ना मैंने अभी। 179.684 179.684 डिवाइडेड बाय क्या था? 486.6 486.6। आंसर इसका कितना आया था? 0.369। ये उससे मैच कर गया, ये वाला 0.369 से। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, वेट एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है जी, फाइनल आंसर बताएं क्या आता है? ₹202.71 मिलियन। यहां तक कोई मसला? और ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज सी एस रेशियो। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये वेटेड एवरेज सी एस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, बजटेड सेल हमारे पास कितनी है बच्चों? बजटेड सेल कितनी है? अभी कैलकुलेट किया ये वाला 486.6 486.6 माइनस ब्रेक इवन कितना है? 202.71 डिवाइडेड बाय 486.6 इंटू 100 करूँगा एंड द आंसर इज 58.34 मिलियन। डन जी, क्लियर? ये बच्चों दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की ना आपको मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। कल मैंने मार्किंग स्कीम दिखाने थे, मेरे माइंड से निकल गया जी। क्या बोला? कहा ही नहीं ना उसने कहा ही नहीं प्रोडक्ट वाइज बताओ। उसने ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट वाइज ए और बी वाइज में सेल रेवेन्यू बताओ। रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, रिक्वायरमेंट में उसने कहा मुझे कंप्यूट कर दो ब्रेक इवन सेल अमाउंट बस। ठीक है, तो यहाँ पे था कंबाइंड, ये कंबाइंड ब्रेक इवन सेल अमाउंट निकलेगी। डन, ए और बी दोनों की निकलेगी। मेरी बात समझ लगी? तो अब इसको एलोकेट नहीं करना, मतलब ए और बी के हिस्से में कितने यूनिट्स आएंगे और कितना रेवेन्यू, ये नहीं। अगर कहता तो हम इसके अगले वाला स्टेप कर देते, अपॉर्चमेंट वाला कर देते, वो तो हमें पता ही है, आसान ही होता, कोई मसले वाली बात नहीं है। डन जी, इस सवाल में देख लें कोई परेशानी? ये अच्छा हुआ आ गया, मेरा तो तरा निकल गया था एक बार, मैंने कहा आ क्यों नहीं रहा। वो अच्छी बात है, टेमो टेम क्लिक कर गया, वो तो सिर्फ सेल के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ गुजारा कर रहे थे, वरना सवाल मुझे दोबारा करना था। अच्छा जी, अब बच्चों बताएं, बच्चों इसमें कोई मसला है तो बता दें मुझे। 10 नंबर का सवाल था, ज़रा इसके एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं, ज़रा एग्जामिनर कमेंट्स देखते हैं। सॉरी, एग्जामिनर कमेंट्स इस टाइम आई नहीं, इस बार आई नहीं है। मार्किंग स्कीम देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, चेक करें बच्चों। सेल लिखने के बच्चों, सेल लिखने के 2 मार्क्स थे, सेल लिखने के 2 मार्क्स थे। 2 नंबर कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि जो हमने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया, अगर आप अलग अलग करते तो प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन आता, प्रोडक्ट बी का, तो ए का शायद 2 नंबर होते, बी के भी 2 नंबर होते शायद, इस तरह। तो कुल मिलाकर 4 हो गए। फिक्स कॉस्ट लिखने का 1 नंबर था, ये तो शुरू में मिल गया था हमें, 1 नंबर तो शुरू में मिल गया था ना। डन। ब्रेक इवन की सेल अमाउंट, ब्रेक इवन की सेल अमाउंट लिखने का 1.5 नंबर है। अच्छा, ये आंसर लिखने का 1.5 नंबर नहीं है, उसके अंदर जो हमने फीलिंग की है चीज़ों को ढूंढ के, उसके हमारे पास 1.5 नंबर मिलेंगे। हो सकता है आंसर लिखने के शायद 0.5 मार्क्स हो, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में लिखने के हमारे पास ये 1.5 मार्क्स होंगे। डन। अच्छा, अब ये वाली बात सुन लें। मान लें एक बच्चे ने सेल ही गलत कैलकुलेट की, उसके 2 नंबर तो कट गए। सर अगर सेल गलत हो गया तो ऑब्वियस बात है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर सेल गलत हो गया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी गया, ब्रेक इवन सेल अमाउंट भी गई, ये सब कुछ गया, है ना। लेकिन आई कैप ऐसा नहीं करता। अगर आपने ये गलत कैलकुलेट किया है, आपके उस गलत वाली अमाउंट को ही लेकर आई के बाकी सारा सॉल्व खुद देख करेगा कि ठीक है बाकी सब कुछ सही किया, तो इसका मतलब है आपके सिर्फ 2 नंबर कटेंगे, बाकी गलत आंसर को वो सही चलाते रहेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सही अप्लाई हुआ है।
अमाउंट गलत थी क्योंकि सेल गलत आ गई। अगर वो सही होती ये assumption में, अगर वो सही होती तो नीचे सारा सही होता। तो इसका मतलब नीचे बच्चे ने सही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो नंबर वो तकरीबन 2 नंबर काट के बाकी 8 नंबर दे देगा आपको। तो इसलिए अक्यूमुलेटेड इफेक्ट कभी भी नहीं आएगा, अक्यूमुलेटेड इफेक्ट नहीं आता, बस करंट इफेक्ट आता है। जहां गलती उसके नंबर काट लो, बाकी सब कुछ सही किया है कॉन्सेप्ट वाइज, अमाउंट वाइज गलत नजर आ रहा है तो आने दो, कोई खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मेरी बात समझ लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा किया भी हमने? क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 में 10 में से कितने मार्क्स आपको लगता है कि आप लोग ले सकते थे? ईमानदारी से बताना है। 10 में से 6-7 आ सकते थे, 7 तो आ सकते थे, 7 तो आ सकते थे। क्या लगता है कहां से गलती करते? मेरे ख्याल से यहां से गलती करते, ये गलती करते, इसको मैं स्टार लगा लेता हूं जरा। ये वाला गलत करते, मेरे ख्याल में ये तो सही कर लेते, यहां तक तो पहुंच ही जाता है। ये वाला सान था, ये सान था ना, ये वाला गलती करते, यहां से आपको शायद कुछ ना समझ लगती। ठीक है, क्लियर है। लेकिन 4 मिलियन में आप यहां से आपको तो समझ लग जाता कुछ सेविंग हो रही है, कुछ करे, आप कुछ ना कुछ करते पर वो 0.4 ना आता, वो गलत आता, पर आपने एफर्ट की और यहां से आपने ये कर लिया होगा। बाकी हाँ, अब बाकी देखो, अगर ये गलत आता ना तो चेक करो जरा, ये 4.4 इधर भी इस्तेमाल हो रहा है, लेबर भी गया, मटेरियल गया, मतलब सारा कुछ आपका छोटा छोटा से चले जाता। ठीक है, तो लेकिन ये वाला इनके नंबर आपको मिल जाते। तो इसलिए ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरे सवाल जवाब सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, बा वर्किंग पर वर्किंग करते रहना, वर्किंग करते रहना, आराम सुकून से पास हो जाएगा। क्लियर? ये वाला फॉर्मेट सही है। अगर आप कहते हैं कि हम अपने वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना लें तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये ठीक है? वरना उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। ये तो वर्किंग वहां पे भी मैंने यही करनी थी। मसला ये था, आज वेटेड एवरेज जो हमने ये लिया, ये जो मैंने यहाँ पे वेटेड एवरेज लिखा था वो किधर मिट गया? ये वेटेड एवरेज लिया, यहाँ से दोनों को कंबाइन ले लिया। ठीक है, इससे ये आसान है, ये आसान है ज़रा पहले वाले से। हाँ हाँ हाँ, अगर आपके दो प्रोडक्ट है, दोनों का कंबाइन चला लें और वो जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो डायरेक्टली आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 से इंशाल्लाह, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम कर लेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 5 और 6 ज़रा अटैम्प्ट करके आइएगा, 5 और 6 अटैम्प्ट करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।